हेलो ऑफिसर्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन वाले। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन में होता क्या है। आप देखोगे कि जो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट्स का है, लॉजिकल है ही नहीं, और इस चक्कर में ये गलत कर बैठते हैं। क्या होता है ना कि ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लॉजिक के बारे में नहीं सोचते हैं और यहीं पे वो क्या होता है, गलत हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि यूपीएससी का एक सिंपल रूल है कि आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में लॉजिक का ध्यान रखना है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले ना जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है, एंड इसके बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको ऑप्शन को टिक करना है। लेकिन क्या होता है, लोग यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्या होता है, करेक्ट आंसर नहीं कर पाते हैं। क्यों? वो फैक्ट्स पे जाते हैं, उन्हें फैक्ट सही लगता है, बस टिक कर दिए कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ए मार के आ गया। फिर पता चलता है नहीं ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने लॉजिक यहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया। अब देखो लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो आप ना कुछ स्टेप्स को ध्यान रखो। ये स्टेप्स है यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट दिए गए 25 में देखोगे तो दो से ज़्यादा स्टेटमेंट भी आ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि विच स्टेटमेंट इज फैक्चुअली करेक्ट एंड इनकरेक्ट। अभी तीनों स्टेटमेंट पढ़ा हमने, हम तीनों स्टेटमेंट को, अगर 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ रहे हैं। इन चारों को पहले ये चेक किए कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अभी देखो क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बात कर रहा है द एटमोस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अभी देखो यहाँ पे जब बात आती है तो ये स्टेटमेंट आपको खुद ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये गलत है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है ना, इससे ज़्यादा हीट होता है हमारा एटमोस्फेयर। तो हमें जब ये पता चल जाता है कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे एक इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 पता चल गया, अब स्टेटमेंट 2 करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक करके आ जाते हैं डी। ये तो सिंपल है, जब मैंने देखा कि एक स्टेटमेंट हमें पता चल गया गलत है। ठीक है, अभी देखो मेन क्या होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट उन दोनों में सही है तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना बेसिक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। दोनों स्टेटमेंट में से हमने क्या किया, बस एक स्टेटमेंट को पढ़ा, दूसरा पढ़ा भी नहीं है। क्यों? ऑप्शन देखो यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया। क्यों? पहला गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है, ये हमें पता चल गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, पता है स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है। सीधा हम आ गए यहाँ पे, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। कब? जब हमें पता चल गया कि एक इनकरेक्ट है। अभी देखो क्या होगा, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, देखो जब हम लोग देखेंगे कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, अभी हम दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं। आप इस लॉजिक को 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, हर एक तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। देखो जब क्या होगा ना कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे, तब क्या करना है आपको, आपको वहाँ पे उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट लिंक बनाना है। अब ये लिंक कैसे बनेगा? देखो अगर सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे तो आपको खुद से पूछना है, क्या अगर जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट वाले हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दो स्टेटमेंट वाले, तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसा एक्सप्लेन? डायरेक्ट कॉज बता रहा है या फिर प्रोसेस बता रहा है या फिर मैकेनिज्म बता रहा है या नहीं बता रहा है। बस ये आपको यहाँ पे चेक करना है। क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं, कहीं पे कॉज पूछता है, कहीं पे प्रोसेस पूछता है, कहीं पे मैकेनिज्म पूछता है। तो हम इन तीनों को देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे, डायरेक्ट है या नहीं है। लॉजिक इस तरह से अप्लाई करना है। अभी देखो अगर लिंक बन रहा है डायरेक्ट की, डायरेक्ट कॉज हमें पता चल रहा है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे पता चल रहा है, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं, देन हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, हम वो ऑप्शन टिक करेंगे जहाँ पे एक्सप्लेन वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है,
और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर डायरेक्ट कॉज, डायरेक्ट प्रोसेस या फिर डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट एक्सप्लेन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है। अभी क्या है ना कि जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है। और वो क्या ध्यान रखना है, देखो हम उस तरह के ऑप्शन पे नहीं जाएंगे जहां पे रिलेशन जो है ना वो सिर्फ सपोर्टिव। ठीक है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है या फिर सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, डायरेक्ट कॉज बता रहा है या नहीं, डायरेक्ट प्रोसेस बता रहा है या नहीं, डायरेक्ट मैकेनिज्म बता रहा है या नहीं, ये चीज चेक करना है। ठीक है। एकदम रीजनिंग वाला आप यहाँ पे मेथड यूज करोगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपको ये इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे क्या देख रहा है, यूपीएससी यहाँ पे देख रहा है अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है एंड कैसे हो रहा है, व्हाई एंड हाउ, ये चीज चेक करता है। ठीक है। यूपीएससी के लिए जो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है ना, वो व्हाई एंड हाउ इन दोनों पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट पे मत जाना कि अगर कुछ बता रहा है तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये बता रहा है, ऐसे नहीं जाना है। आपको जो यहाँ पे रिलेशन बनाना है ना, आपको जो यहाँ पे बेसिकली लिंक बनाना है ना, वो डायरेक्ट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड है स्टेटमेंट वन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही होगा, वो एक्सप्लेन ही कर रहा होगा। क्लियर है। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल ले, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन देखा। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने देखा, ये सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं किसमें, ये च्युइंगम वाले में। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, च्युइंगम वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, मेनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। ये बोल रहा है। चलो ये हम मानते हैं। अभी इसके बारे में अगर आपको नहीं भी पता है, आप मान के चलो ठीक, पढ़ लिया ये स्टेटमेंट। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, मेनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज ए गम बेस। आप देखोगे जो च्युइंगम आता है ना, उसमें जो बेस होता है ना, वो प्लास्टिक का होता है। ये चीज आप लोगों को पता होगा, बचपन से च्युइंगम खा रहे हो। ठीक है। अगर आपको ये पता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमने देखा कि सही है। ठीक है। और प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन। ठीक है। प्लास्टिक का मतलब क्या है, पॉल्यूशन। प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता ही है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चल रहा है, देखो आप यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, जी हाँ। और मेनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिख रहा है वो डायरेक्ट दिख रहा है ना, इसीलिए क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट वन को स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। हम कर देंगे ऑप्शन ए। कितना सिंपल है। अभी इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। देखो अब जैसे ना क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ये भी सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे क्या ये सॉल्व हो रहा है या नहीं। देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है। पढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। ठीक है, ये पढ़ा मैंने। फिर हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, ये दोनों पढ़ा। अब देखो हम पहले स्टेटमेंट के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट क्या है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। ये स्टेटमेंट सही है। अब कैसे सही है, देखो इक्वेटर पर क्या देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट होता है वो लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक होता है। अगर आपने पढ़ा है बेसिक तो आपको ये पता है। ठीक है। और पोल के पास देखोगे तो ये हाइट आपको क्या दिखेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 8 टू 10 किलोमीटर के समथिंग में होता है, ये आपको पता है। तो उस लॉजिक से आप क्या करते हो, आप स्टेटमेंट वन को करेक्ट बोलते हो। ठीक है। अब फिर क्या है, हम स्टेटमेंट टू पढ़ रहे हैं। एट द इक्वेटर ही इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब क्यों सही है, देखो इक्वेटर पर क्या होता है ना, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आता है, डायरेक्ट सोलर इंसोलेशन आता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सरफेस ना बहुत ज्यादा हीट होता है, हवा गर्म होती है, हवा गर्म होती है, हल्का हो जाती है हल्का होने गर्म होने के बाद, और हल्का होने की वजह से ऊपर उठती है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन।
ठीक है। अभी इसी प्रोसेस को हम अगर कन्वेक्शन कहते हैं तो क्या ये जो राइजिंग एयर है ये बहुत ऊपर तक चली जाती है, जिससे क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। अभी इसी वजह से क्या हुआ कि हम ये समझ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन बनाए, हम क्या देखें, अभी देखो इसको और बढ़िया से अगर सॉल्व करना है जिसमें कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, हमने यहाँ पे क्या देखा, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन। अब ये हमें पता चल गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वर्टिकल एयर क्या मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा वर्टिकल एयर का मूवमेंट होगा तो जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के बात की जा रही है, तो आप क्या देखोगे, ट्रोपोस्फेयर का जो अपर लिमिट है वो ऊपर तक चले जाता है। ये लिमिट कभी कभी ट्रोपोपॉज तक भी चले जाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसी वजह से क्या पता चला कि इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, इजी है। ठीक है, क्यों, जब हम दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े और दोनों का रिलेशन देखे तो डायरेक्ट रिलेशन हमें दिखा। ठीक है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। क्या है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, हम यहाँ पे रीजन करके चेक कर ली। एंड आपको इसी तरह से चेक करना है। आप जब इस तरह से चेक करोगे तो आपको कभी भी गलत ऑप्शन टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप वहीं पे कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, आपको वहीं पे पता चल जाएगा आप जो टिक कर रहे हो ना वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। अभी देखो ये पता चल गया हमें। अभी इसके बाद हम ना इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। देखो, अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, इसमें क्या है, स्टेटमेंट वन, रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग रॉक। चलो, एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। चलो ये भी पढ़ लिया। अभी देखो, रेनफॉल क्या है कि केमिकल वेदरिंग का एक इंपॉर्टेंट एजेंट है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ो, वेदरिंग टॉपिक को आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, कि रेनफॉल जो है वो केमिकल वेदरिंग का एक इंपॉर्टेंट एजेंट है। ठीक है, रेन वाटर क्या होता है, रॉक्स के साथ, ठीक है, और रॉक्स में क्या होते हैं, कभी कभी मिनरल्स भी होते हैं, तो रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्ट करके उसे वीक बनाता है और उसे कभी कभी डिकम्पोज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वेदरिंग होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें पता है कि सही है। इसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, क्या है कि रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। अभी देखो, रेन वाटर में क्या है कि बहुत सारे गैसेस मिले होते हैं। ठीक है, अभी ये सारे गैसेस मिले होते हैं, अब इसमें कार्बन डाई मिला होता है कि नहीं होता, ये एकदम बेसिक है, ये हर किसी को पता होगा अगर कोई पढ़ा हुआ है तो। नहीं पढ़ोगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अभी देखो एटमोस्फेयर में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रेन वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड बनते हैं। आप अगर पढ़े हो तो H2CO3 ये बनता है। ठीक है, ये एसिड जब लाइमस्टोन या फिर मार्बल जैसे रॉक्स, इस तरह के रॉक्स पे जब पड़ते हैं तो क्या होता है, इसके कारण केमिकल वेदरिंग होती है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, केमिकल वेदरिंग। अभी देखो, अब हम दोनों के बारे में समझ गए, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी देखो, ये जो केमिकल वेदरिंग हो रहा है, अब यहाँ पे हम दोनों स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे कि क्या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख पाते हो, आपको यहाँ पे दिखता है, सॉरी इसमें एक और स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट भी है, हम इसको भी पढ़ते हैं पहले, फिर हम रिलेशन बनाएंगे। अभी क्या है, रेन वाटर कंटेन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, इस स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेन वाटर कंटेन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। अभी इस स्टेटमेंट को भी समझो, रेन वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन तो होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी क्या है, जब मिनरल्स में पड़ते हैं, स्पेशली जब देखोगे आयरन, जब आयरन के ऊपर पड़ा ये पानी तो क्या होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन वेदरिंग। क्लियर है, इससे पता चल गया। अभी अगर इसका भी हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो आयरन है। ठीक है, आयरन पे जो रस्ट लगता है, ठीक है, रस्टिंग जो होता है उसका अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, Fe2O3, इसके कारण हो रहा है। अब ये चीज हमें यहाँ पे पता चल गया, हम तीनों स्टेटमेंट देख लिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब हम तीनों के बीच में लिंक बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देखोगे ऑप्शन क्या है,
both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Both statement 2 and 3 are correct and but statement only one of them explain statement 1. फिर है तीसरा ऑप्शन, only one of the statement 2 and 3 is correct and that explain statement 1. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि तीनों सही है कि नहीं है। हमने ये चेक कर लिया कि तीनों सही स्टेटमेंट है। अब हम लिंक बनाते हैं। अब लिंक कैसे बनेगा, देखो CO2 क्या होता है, इससे कार्बोनेशन होता है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक केमिकल वेदरिंग है, ठीक है। अभी देखो हमने देखा O2 मतलब ऑक्सीजन, इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये भी क्या है, केमिकल वेदरिंग है। दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस रेनफॉल के थ्रू हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों प्रोसेस रेनफॉल के थ्रू होता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। दोनों स्टेटमेंट 1 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। देख रहे हो, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना एकदम लॉलीपॉप होता है। आप एक बार अच्छे से पढ़ के थोड़ा सा टाइम दे के सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व होगा और नंबर, ये चारों क्वेश्चन पता है 2024 के हैं, चारों क्वेश्चन 2024 के हैं। यहां से आपका आराम से 8 नंबर बन गया। क्या कितना मेहनत था इस तरह के क्वेश्चन में, आपने देखा। बस क्या है, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर है, तो ये था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जिसमें ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी गलत मार्क करके नहीं आओगे। ठीक है, और इस तरह के मेथड को सीखने के लिए, इस तरह के स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड सीखने के लिए आप चैनल को फॉलो करो, स्मार्ट स्प्रिंट बाय दीप। यहाँ पे सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू फ्री में सिखाया जा रहा है और ये आपको अल्टीमेटली आपका मार्क्स को बूस्ट ही करेगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा हो सकता है उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको जरूरत है, जिनके बहुत कम मार्क्स के लिए 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के लिए ट्री रह जा रहा है। क्लियर है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले इसी तरह के कोई वीडियो में।